मतलब क्या है कि हमारे पास मान लीजिए नमक है, तो नमक को हम गर्म करते जा रहे हैं, कंटेनर में नमक पड़ा हुआ है, बस उसको गर्म कर रहे हैं। तो जब हम उसको गर्म करते जा रहे हैं तो गर्म करते करते बस इतना हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि वो पानी पानी हो जाएगा, पिघल जाए, लेकिन जब बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो पिघलेगा भी। और जब पिघल कर उसकी जो स्टेट आएगी ना, उसको बोल देते हैं मॉल्टन स्टेट। तो मॉल्टन स्टेट में जब नमक आता है, मतलब थोड़ी सी पिघली हुई स्टेट में जब नमक आता है, जब थोड़ा सा पेस्ट जैसा बन जाता है, तो उसको हम बोल देते हैं ब्राइन। ठीक है, तो कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड ब्राइन। और उसी का रिएक्शन जब वाटर के साथ करा देते हैं, NaCl का रिएक्शन जब वाटर के साथ करा देते हैं, और रिएक्शन कराने के साथ साथ उसमें से जिस भी कंटेनर में वो है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस जब उसका हो जाता है तो तब मेरे को मिलता है NaOH, Cl2 और H2 हाइड्रोजन। एक मिनट वेट करिए। हाँ सर बढ़िया। साइंस। साइंस। तुम भी आपस में एक दूसरे को जानते हो क्या? कितने दोस्त हैं तुम्हारे? नहीं सर यार, तो पहले भी टेक में पढ़ता था ना, अच्छा तो छोड़ जाता हूँ ट्यूशन, उसके बाद होम ट्यूशन किया। अच्छा। और आदित्य को कैसे जानते हो? अभिषेक। आदित्य कौन? आदित्य अपूर्व। अच्छा आदित्य। हाँ, आदित्य तिवारी। हाँ, उनकी मम्मी मेरी दोस्त हैं। अच्छा। अच्छा, अब देखिएगा कि यहाँ से NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 ये बन गया। तो सबसे पहला टारगेट हमारा ये था कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा बनाना चाहते हैं। कास्टिक सोडा ऐसे बन जाएगा, NaCl का रिएक्शन H2O के साथ। देखिए ये आप जानती हैं कि जब Na प्लस है 1 प्लस Cl 1 माइनस H1 प्लस OH 1 माइनस, ये Na 1 प्लस है, ये OH माइनस के साथ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा NaOH। और ये HCl जो है, यहाँ पर क्या होता है, जब हम प्रॉपरली जब हम करंट पास करते हैं ना, तो करंट पास करने पर क्या होता है कि ये H और Cl जो है ये आपस में कंबाइन नहीं करते, तो हाइड्रोजन गैस अलग बन जाती है और क्लोरीन गैस अलग बन जाती है। ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है। अगर मान लीजिए इसी रिएक्शन में मैं करंट को गायब कर दूँ, मतलब मैं इसमें करंट पास ना कराऊँ, तब क्या होगा, तब NaOH प्लस HCl बन जाएगा। ये हमको पता ही, तब NaOH प्लस HCl बन जाएगा। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट द एनोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी करा दूंगा, बहुत आसान है। ठीक है, अभी आज ही करा दूंगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड। अच्छा, कैथोड क्या होता है यहाँ पर? कैथोड जानते हैं कौन सा टर्मिनल है? कैथोड इज नेगेटिव टर्मिनल, याद रखना। जैसे कैटायन होता है, कैटायन जो आयन होता है ना, कैटायन तो पॉजिटिव आयन होता है। जैसे ये कैटायन है, ये पॉजिटिव आयन है, लेकिन कैथोड जो है वो नाम से आपको कंफ्यूज करेगा, वो होता है नेगेटिव टर्मिनल। ऐसे ही ये दोनों जो है ये मेरे को मिलेंगे एनोड पर। एनोड होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एनायन तो होता है नेगेटिव आयन, लेकिन एनोड होता है पॉजिटिव टर्मिनल, उल्टा होता है, याद रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके यूजेस देखने हैं भाई। तो जो यूजेस हैं, यूजेस इसके बड़े आसान हैं, वो सुनते चले जाइए बस आप फटाफट। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इन मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, तो साबुन वगैरह ये सब बनाने में काम आता है। जो विम बार होता है ना, बर्तन धोने का साबुन, कपड़े धोने का, ये सब जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के बिना नहीं बन सकते। दूसरा है इन मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स सच एज रेयॉन। रेयॉन जानते हैं क्या होता है? कौन सा कपड़ा बता दो। एक ऐसा कपड़ा होता है जो
रेन सूट देखा, रेन सूट, रेन कोट, तो उसमें आसपास आर पार जो है पानी नहीं जाता, वाटर प्रूफिंग भी होती है, वाटर प्रूफ कपड़ा जो है वो रेयॉन कहलाता है, ठीक है। उसको गर्मियों में पहन नहीं पाते हैं, पसीना आता है। चलिए जी, थर्ड देखिएगा, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, तो पेपर बनाने के भी काम आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन प्योरीफाइंग बॉक्साइट ओर फ्रॉम विच एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड, तो बॉक्साइट ओर, तो बॉक्साइट ओर से एल्यूमिनियम मिलता है, तो बॉक्साइट ओर को साफ कर कर एल्यूमिनियम निकालने के भी काम आता है। हाँ, जो बॉक्साइट ओर होता है ना, जैसे हम ये कहते हैं कि ज़मीन में से हमने खुदाई करी, खुदाई करते हैं तो हमें अलग अलग मिनरल्स मिलते हैं, तो ज़मीन की खुदाई से डायरेक्ट मेरे को लोहा नहीं मिलता, हमको मिलता है हेमेटाइट ओर। हेमेटाइट की प्योरीफिकेशन जब प्रोसेस करते हैं तब हमको आयरन मिल जाता है। ऐसे ही इसको बंद क्यों कर दो, दोनों आप पढ़ा हिसाब से देखा। अच्छा, अब बात करते हैं बॉक्साइट ओर की, तो बॉक्साइट और तो बॉक्साइट और क्या होता है, नहीं समझे? तुम्हारा स्टाइल है नहीं, तो बॉक्साइट और क्या होता है कि बॉक्साइट और जैसे ज़मीन से हमने खुदाई करी और हमको बॉक्साइट और मिल गया, तो बॉक्साइट और का क्या काम होता है कि उसकी अगर साफ़ सफाई करते हैं तो एल्यूमिनियम मिल जाता है। तो बॉक्साइट और का जो प्योरीफिकेशन करा जाता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा जाता है। ज़्यादातर ये समझ लीजिए साफ़ सफाई के काम आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा कहते हैं इसको। बर्तन मांजने का साबुन बिना NaOH के नहीं बन सकता, कपड़े धोने का साबुन बिना NaOH के नहीं बन सकता। बाकी जो नहाने धोने का साबुन है उसमें ना के बराबर यूज़ होता है NaOH, क्योंकि वो नहीं तो स्किन को ख़राब कर देगा, ठीक है ना, तो बालों को ख़राब कर देगा ना, कोई बाल में थोड़ी बाल धोने। इन डिग्रीसिंग मेटल्स, ऑयल रिफाइनिंग एंड मेकिंग डाइज एंड ब्लीचेस, तो डिग्रीसिंग मेटल्स का मतलब क्या है कि मेटल पार्ट्स चल रहे हैं, सालों साल से चल रहे हैं और उनमें ग्रीस ही ग्रीस लगा रखी है। तो जब भी कभी मशीन खुलती है, कोई बड़ी मशीन खुलती है, तो वो जितने भी उसके मेटल पार्ट्स होते हैं उनके मेटल पार्ट्स को पहले क्लीन करा जाता है, क्लीन करके फिर उनकी सर्विसिंग करी जाती है, देखा जाता है कि कहीं पर कोई फॉल्ट तो नहीं है। फिर उसको दोबारा जब मशीन को बनाया जाता है तो तब उसमें नई ग्रीस लगाई जाती है, नया ऑयल डाला जाता है। तो डिग्रीसिंग का मतलब क्या होता है कि ऑयल या ग्रीस किसी भी तरीके की अगर मेटल पार्ट्स में चिपकी रह गई है तो उसकी साफ सफाई भी सोडियम हाइड्रोक्साइड से करी जाती है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, बड़ी से बड़ी चिकनाई हो, जैसे दिखाते हैं ना वो चिकनी वो होती है, वो जो कढ़ाई होती है और उस पर दिखाते हैं कि वो एक बूंद डाला विम का और वो बिल्कुल उसको साफ चमकाता चला गया, ठीक है ना, एक चम्मच घोल बस, तो एक चम्मच से ही वो काम कर देता है। तो घोलने के लिए, घोलने के बाद साफ ही तो करेंगे। हाँ, घोलन क्या होता है? अबे तुझे अलग सुन रहा था, मैंने कहा बोलो भाई। चलो आगे चलिए, यूजेस ऑफ क्लोरीन देखते हैं। अब क्लोरीन का क्या काम है उसमें, तो हमने क्या करा यहाँ पर, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बना NaOH, फिर क्लोरीन। अब क्लोरीन का क्या काम है, क्लोरीन का काम ज़्यादातर क्या होता है, ये वाटर प्यूरिफिकेशन में काम आता है क्लोरीन। दूसरा ये एक ब्लीच की तरह भी काम करता है, मतलब अगर कपड़ों को, सफ़ेद कपड़े हैं तो उनको धोने का जो भी मतलब कोई भी उजाला या जो भी अलग अलग चीज़ें जो आती हैं, हाँ रिवाइव नहीं, रिवाइव अलग चीज़ है, रिवाइव तो उसको कड़क बनाने के लिए, कपड़ों को कड़क बनाने के लिए। तो देखिएगा, टू स्टेरिलाइज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, तो पहले तो जो वाटर सप्लाई है उसको स्टेरिलाइज करने के लिए आपने नोटिस करा होगा, अगर कभी टैप वाटर, यहाँ पर तो ग्राउंड वाटर आता है, तो जो म्यूनिसिपैलिटी वाले जो पानी सप्लाई करते हैं, जो नगर निगम से जो पानी सप्लाई होता है, उसको अगर हम डायरेक्ट पिएंगे तो हल्का हल्का कड़वापन होता है उसमें, मतलब सेफ होता है, वो ड्रिंकिंग वाटर पिया जा सकता है, लेकिन हल्का कड़वापन होता है। वो कड़वापन होता है ड्यू टू क्लोरीन की प्रेजेंस की वजह से होता है। तो उससे कभी नुकसान नहीं होता बॉडी का, कि कोई नुकसान हो रहा हो, तो वो क्लोरीन डाला जाता है पानी के अंदर, पानी को साफ़ करने के लिए कि किसी भी तरीके के जर्म्स ना रहें उसमें। तो पहला हो गया टू स्टेरिलाइज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। दूसरा है इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर वो होता है कि जिसमें, अब मुझे कोई ब्रांड याद नहीं आ रहा, वो 2-4 बूंद होता है, वो पानी में उसको डाल देते हैं और वाइट शर्ट को धोने के बाद वैनिश होता है जो भी है, मतलब उसमें कपड़ों को, वाइट शर्ट है या वाइट पैंट है तो उसको डिप कर देते हैं और डिप करके निकाल देते हैं, तो उसकी वो तो वो है वो घड़ी डिटर्जेंट के वॉशिंग पाउडर वॉशिंग पाउडर निर्मा
वॉशिंग पाउडर लेना वो NaOH है। नहीं मैं मेरे को याद नहीं आ रहा, चलो जो भी है, मतलब वो इजी नहीं है। सर तो वैनिश ही होता है पिंक पिंक ना वैनिश वो ब्लू कलर का होता है। सर नहीं सर वो नील जैसी होता है। नील वाला है उसको नील बोल देते हैं, नील बोल देते हैं ना इजी नहीं। उजाला उजाला अभी तो सर आपने बोला था उजाला बोला था। हाँ। वो आता है ना, वो उसमें ऐड आता है उसका, आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, उसमें 4 बूंद डालते हैं बस, डिप 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 4 आवाज बूंदों की आवाज़ आती है बस, और नेताजी का कुर्ता धुल के आता है एकदम सफ़ेद हो जाता है चमाचम, है ना, नेताजी खुश। अब उसके बाद देखिए इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के भी काम आता है क्लोरीन। इन मेकिंग प्लास्टिक सच एज पॉलीविनाइल क्लोराइड, पेस्टिसाइड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पेंट्स एक्सेट्रा। पॉलीविनाइल क्लोराइड जानते हैं ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है PVC। हाँ जो उसमें लगती है नाम याद नहीं आ रहा। PVC पाइप, वो जो आता है रणवीर सिंह उसके ऐड में आता है, एस्ट्रल PVC पाइप बंद करने के लिए लगती है वो मजबूत। हाँ। इन मेकिंग सॉल्वेंट्स फॉर ड्राई क्लीनिंग, तो ड्राई क्लीनिंग करने के लिए जो सॉल्वेंट बनाते हैं उस सॉल्वेंट से भी, मतलब उस सॉल्वेंट को बनाने के भी काम आता है क्लोरीन। आगे चलते हैं यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के यूजेस देख लो, तो ये यूजेस सीधे सीधे आपको लर्न करने हैं, कोई मैंने 5 लिख रखे हैं, 2 या 3 कर लो सफिशिएंट, ठीक है। इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स टू ऑब्टेन सॉलिड फैट्स कॉल्ड वेजिटेबल घी और मार्गारीन। अच्छा ये क्या होता है ना, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स टू ऑब्टेन सॉलिड फैट्स। सॉलिड फैट्स क्या होते हैं, वनस्पति घी सुना है आपने, वनस्पति घी, वेजिटेबल घी, वेजिटेबल से घी निकलता हुआ हमने तो देखा नहीं। वेजिटेबल क्या होती है, जैसे मान लीजिए हमने बोला सोयाबीन है, तो सोयाबीन जो है, सोयाबीन एक वेजिटेबल की कैटेगरी में आता है। पहले सुन लीजिए, पल्सेस की कैटेगरी में नहीं आएगा। आपने सोयाबीन की चंक्स भी देखी होंगी, और सोयाबीन का एक पौधा भी होता है, तो उस पौधे से ही सोयाबीन को बनाया जाता है और उसका ऑयल बनाते हैं। तो सोयाबीन का ऑयल, ऐसे ही पीनट ऑयल, मूंगफली का ऑयल, ठीक। तो ये जो ऑयल्स होते हैं, इन ऑयल्स को, इनका ना एक्सपोर्टेशन बड़ा मुश्किल होता है। फिर इनको आपने पैक कर दिया, और पैक करने के बाद आप विदेशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि न जाने कितने ऐसे कंट्रीज़ हैं जो ठंडे देश हैं, मतलब वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है, नेगेटिव में रहता है। तो वो जो कंट्रीज़ हैं, एक मिनट से बोला, तो जो ठंडे कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ में क्या होता है कि उन कंट्रीज़ में घी वगैरह या ये ऑयल वगैरह ये होता ही नहीं है। वहाँ पर मूंगफली, मतलब मूंगफली की पैदावार ही नहीं होती, तो मूंगफली का ऑयल कहाँ से मिलेगा। सोयाबीन वहाँ मिलता ही नहीं है, तो सोयाबीन का ऑयल कहाँ से मिलेगा। तो वो चीज़ें जो हैं वो इंडिया एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो अब और वीट का पता होगा ना, वीट का सबसे बड़े एक्सपोर्टर हम ही है, मालूम है ना ये। तो 2-4 चीज़ों में अभी 2-4 चीज़ों में UAE ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करी थी। जैसे होते हैं ना, कंट्रीज़ पर दबाव डालते हैं, तो UAE ने प्रेशर डाला था किसी चीज़ का इंडिया पर, कि ज़बरदस्ती कुछ चीज़ मनवाई थी अपनी कि भाई ये आपको करना है। सर क्या? वो छोड़ो, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, उसको छोड़ दो। तो नुपुर शर्मा का नाम सुना है? नुपुर शर्मा का नाम सुना है? सर मैं पहले बार सुना। वो छोड़ दो, वो छोड़ दो। बहुत बड़ी लीडर है, उसको सस्पेंड कर दिया है। क्या बोला था आपने, एक बार बोल। नुपुर शर्मा बहुत बड़ी लीडर है, उसको सस्पेंड कर दिया। पता है कि नहीं? लास्ट ईयर हुआ था, फिर लास्ट ईयर हुआ था, वो उसने कुछ कंट्रोवर्शियल कमेंट कर दिया था कुरान वगैरह को लेकर, कुछ कमेंट कर दिया था। तो अब ये सपोर्ट करा था, हाँ किसी को सपोर्ट कर रही थी, तो वो इन्होंने क्या करा, इनको सस्पेंड करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे जो मुस्लिम कंट्रीज थे उन्होंने प्रेशर डाला इनके ऊपर कि हाँ ठीक है सस्पेंड कर देंगे। तो अब वो प्रेशर ऐसे डालने लगे कि फटाफट नहीं, अभी करो, और मतलब इतना ज़्यादा हमारे उसके लिए ऐसे कैसे बोल दिया, तो अभी करना है, मतलब प्रेशर बनाना शुरू करा। तो इन्होंने 1, 2 या 3 दिन का टाइम लिया सस्पेंड करने के लिए, एकदम से तो ये कोई काम करते भी नहीं है। तो वो जो 1, 2 या 3 दिन का जो होता है ना टाइम, उसमें इन्होंने क्या करा था कि इनको तो शोर मचाने दिया, शोर मचा रहे हैं, और पीछे से इन्होंने अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है वो चेंज कर दी। एक्सपोर्ट पॉलिसी, हम बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट पॉलिसी चेंज कर दी। और न्यूज़ वगैरह नहीं देखता हूँ मैं, एक चैनल देखा था, एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, स्टडी IQ IAS, तो वो IAS की प्रिपरेशन कराते हैं। तो गलत नहीं पढ़ा सकते हो, जो सही पॉलिसीज़ है वही पढ़ाएंगे। तो
उन्होंने वो जो 2-3 दिन का टाइम लिया था उसमें क्या करा, उसमें अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी चेंज कर दी। एक्सपोर्ट पॉलिसी चेंज में ये लिख दिया कि हमारे को गेहूं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अब हम किसी भी कंट्री को गेहूं एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और उसमें साफ साफ उन अरब कंट्रीज़ के तो नाम मेंशन कर ही दिए थे कि यहाँ पर हम नहीं कर सकते, हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी आप ये देख लीजिए, और फिर वो पॉलिसी चेंज करी, पॉलिसी जैसे ही इफेक्टिवली अप्लाई हुई, अप्लाई होते ही नेक्स्ट डे नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया कि देखिए हमने आपकी बात मान ली, आप जो कह रहे थे हम आपके फ्रेंड हैं, हमने आपकी बात मान ली, बहुत अच्छी बात है। हफ्ता भर 10 दिन 15 दिन तक जब तक स्टॉक रखा हुआ था, वो स्टॉक गेहूँ का सप्लाई होता रहा। 10 दिन के बाद उधर से डिमांड आनी शुरू हुई, गेहूँ चाहिए, गेहूँ चाहिए। रोटी तो सबको खानी है, गेहूँ चाहिए। रेत में रोटी उग जाएगी, रेत में गेहूँ तो नहीं उगेगा ना, अरब कंट्रीज में सब जगह रेत ही रेत है। उन्होंने कहा शायद आपने देखा नहीं होगा, अच्छा वो उस टाइम वो प्रॉब्लम चल रही थी ना, वो नुपुर शर्मा वाली प्रॉब्लम चल रही थी ना, तो इस वजह से उस टाइम आपने अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी को ध्यान नहीं दिया होगा। हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो हम अभी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो वो क्लियर कट मैसेज पहुँच गया था कि तुम अगर हम पर दबाव डालोगे ना तुम्हारी रोटी बंद कर देंगे, ठीक है। तो वो क्लियर कट मैसेज था, और उसके बाद फिर किसी भी अरब कंट्री ने शोर नहीं मचाया था। तो किसी भी चीज़ को लड़े बिना भी किसी भी चीज़ का इलाज मतलब ढंग से भी करा जा सकता है। तो वो जो है वो बहुत बढ़िया पॉलिसी थी इनकी। फिर धीरे धीरे करके इन्होंने भी अपना कहा कि प्रेशर डाल रहे थे आप किसी चीज़ का हम पे, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। हम बताएं आपके कंट्री में क्या क्या कमीज़ हैं, क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या आपको करना चाहिए। तो ये एस जयशंकर नाम सुना होगा, एस जयशंकर, अरे 2-4 शेर हैं कंट्री में, 2-4 शेर हैं, उनका नाम पता होने चाहिए। एस जयशंकर हमारे बहुत पावरफुल जो है ये फॉरेन मिनिस्टर है, जो अमेरिका तक को धमका देते हैं उल्टा कि हमारे कंट्री में क्या चल रहा है उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं, अपना कंट्री संभाल लो। ये अमेरिका में जाकर खुद बोल दिया था, वहीं बाइडन के सामने बोल दिया था। तो मतलब कुछ एक ऐसे पॉपुलर लीडर्स हैं, मतलब कभी कभी ऐसे हीरोज़ पैदा होते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त फॉरेन मिनिस्टर है, तो उसने वहीं साफ साफ फ़ोन कॉल पर ही बोल दिया था। अच्छा एक चीज़ और पता होगी, चाइना का एम्बेसडर आ गया था कंट्री में और बिना अपॉइंटमेंट लिए आ गया था, मिलने से ही मना कर दिया था, वापस जाना पड़ गया उसको। नहीं तो चाइना अपनी हेकड़ी दिखाता है ना कि मैं हूँ चाइना, मेरे से तो मिलने के लिए लोग तैयार हैं, कोई लेने भी नहीं पहुँचा, कोई एयरपोर्ट पर लेते भी नहीं पहुँचा, मेट्रो से आ रहा है, ठीक है ना। तो वो मतलब एक आम आदमी की तरह। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालती हैं कि कौन सी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो और कंट्रीज़ गड़बड़ करते हैं, तो हमारा कंट्री भी खैर काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। चलिए जी, मैं वापस टॉपिक पर आता हूँ। मैं किस चीज़ को लेकर ये बता रहा था आपको, जैसे ये ना इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, तो ये चीज़ कहाँ से आई? ये चीज़ यहाँ से आई कि जैसे मान लीजिए हम एक्सपोर्ट करते हैं कोई भी चीज़, एक्सपोर्ट से आई थी ये चीज़ जो मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई, इनमें एक भी चीज़ गलत नहीं है, एक भी चीज़ गलत नहीं है। तो अब आप ये देखिएगा कि जैसे हमारे कंट्री की खास बात ये है कि हमारे कंट्री में सोयाबीन, मूंगफली, सनफ्लावर और न जाने कितने तरीके के, कोकोनट ऑयल, सरसों का ऑयल, ऑलिव ऑयल, न जाने कितने तरीके के ऑयल हमारे कंट्री में ही बनते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इनको ना जब ट्रांसपोर्ट करा जाता है, तो ट्रांसपोर्ट जब करते हैं, जब एरोप्लेन जब उड़ता है तो वो बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पर उड़ता है, तो वहाँ पर प्रेशर बहुत कम हो जाता है। तो जब प्रेशर नहीं रहेगा ना, तो आप कितना भी सील पैक कर दीजिए, वो सील खुल जाएगी, तो वो जो ऑयल है वो ऑयल सारा स्पिल आउट हो जाएगा। तो इसी वजह से नॉर्मल पेट्रोल से तो फ्यूल भी यूज़ नहीं करा जाता एरोप्लेन के लिए, पता होगा गैसोलीन यूज़ करते हैं, वो गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है ना। ज़मीन पर रहेगा वो लिक्विड फॉर्म में, लेकिन हवा में पहुँचते पहुँचते गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। रीज़न ये है कि लिक्विड कब तक है, जब तक उस पर प्रेशर पड़ा हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम सब लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आप तो अभी बच्चे हैं, जब धीरे धीरे एज बढ़ेगी तो डॉक्टर सबसे पहले ना आपके हाथ पर वो एक पट्टा बांधकर वो ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। तो व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर? वो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करता है ब्लड प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ब्लड प्रेशर को बैलेंस करता है। तो ऐसा होता है कि कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, वो मतलब हवाई जहाज में ट्रैवल ही नहीं कर सकते, उनके नाक से, कान से, आँखों से खून निकलने लगता है। उसका रीज़न ये है कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो फ्लक्चुएट करता है। तो कभी भी आप जाएंगे तो इंटरनेशनल फ्लाइट में हमेशा सबसे पहले जो मेडिकल चेकअप जरूर होता है। अगर आपने नहीं भी करवा रखा है तो वो भी एयरपोर्ट पर होगा, पहले मेडिकल चेकअप होता है तब भेजा जाता है। तो आप ये देखिएगा कि उसमें ऐसी चीज़ होती है कि अब हम ऑयल को ऊपर नहीं ले जा सकते,
भाई पानी के रास्ते तो ले जा सकते हैं, समंदर के रास्ते, लेकिन कितना ज़्यादा है ना, तो एरोप्लेन के रास्ते नहीं ले जा सकते। तो क्या किया जाता है, लिक्विड लिया, एक कंटेनर में भरा हुआ है, मान लीजिए सरसों का तेल भरा हुआ है एक कंटेनर के अंदर, उस कंटेनर को पूरी तरीके से पंक्चर किया गया, पंक्चर करके मतलब एक नीडल डाली गई उसमें और सुई डाल दी, और सुई डालकर उसके अंदर जितनी भी एयर थी वो खींच ली गई। अब उसमें एयर नहीं है, वैक्यूम क्रिएटेड है, और बाकी जितनी भी जगह उसमें सरसों का तेल भरा हुआ है। फिर उसी नीडल के थ्रू हाइड्रोजन कनेक्ट कर दिया जाता है और हाइड्रोजन इंसर्ट कर देते हैं, देखते ही देखते मतलब विद इन सेकेंड्स जो पूरा का पूरा ऑयल है वो पत्थर की तरह सॉलिड हो जाता है। तो हाइड्रोजन की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी ऑयल को सॉलिडिफाई कर देता है, और जैसे ही वो सॉलिडिफाई हो जाता है तुरंत उसकी सील को बंद कर दिया जाता है। अब क्या होता है कि जब आप उसको खोलेंगे, किसी भी कोल्ड कंट्री में जाकर जब आप इसको खोलेंगे तो खोलने के बाद में पहले हाइड्रोजन निकलती है बाहर, और जब हाइड्रोजन निकलती है तो हाइड्रोजन की एक खास प्रॉपर्टी ये होती है कि कम टेम्परेचर वाली जगह पर वो मिक्सअप हो जाता है ऑयल के साथ में, तो वो तब भी लिक्विड नहीं होता। तो लिक्विड में वो कन्वर्ट कब होता है, जब आप एक चमचा डालेंगे, निकालेंगे, उसको कढ़ाई में डालेंगे, जब गर्म करेंगे ना नीचे से, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ फिर हाइड्रोजन इवेपोरेट हो जाती है। तो व्हाट इज लेफ्ट इन द कढ़ाई, क्या बचता है, सिर्फ हाइड्रोजन, वो बचता है सरसों का ऑयल बचता है। तो सरसों का ऑयल हो या मूंगफली का ऑयल हो या आपका सोयाबीन ऑयल हो, ये सारे के सारे जो ऑयल्स हैं ये सब में हाइड्रोजन मिक्स करी जाती है। तो हाइड्रोजन का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल यही है कि उससे जो है वेजिटेबल घी बनाया जाता है। ठीक है, तो वेजिटेबल का घी नहीं होता, वेजिटेबल से घी नहीं निकलता, ऑयल निकलता है। उसको घी इसलिए बोल देते हैं क्योंकि घी सॉलिड शेप में होता है ना। तो अगर कोई भी हमारे पास ऑयल है उसमें, अब ऑयल में मतलब ये नहीं कि मैं तो मिट्टी का तेल लेकर आऊँगा कैरोसिन, नहीं, वो ऑयल वो होना चाहिए जो वेजिटेबल में से निकला हुआ हो। तो उससे अगर आप हाइड्रोजन मिक्स कर देंगे, हाइड्रोजन मिक्स करके वो सॉलिडिफाई हो जाए। तो ये एक्सपोर्ट काम, जब एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्रीज में, जब भेजते हैं चीज़ों को, तब ये चीज़ काम आती है। इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोडक्शन में भी ये काम आता है। तीसरा है टू मेक अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स में हमको अमोनिया की ज़रूरत पड़ती है, तो अमोनिया की ज़रूरत पड़ती है, अमोनिया जो है वो बनाने की भी काम आता है। टू मेक मीथेनॉल, मीथेनॉल जो है मीथेनॉल बनाने के लिए काम आता है। मीथेनॉल जानते हैं क्या होता है, मीथेनॉल, मीथेनॉल से शराब बनाई जाती है। तो आपने कई बार पेपर, हाँ वो था जो कई सालों तक रखते हैं ना, वो अलग चीज़ थी, वो इथेनॉल है, वो इथेनॉल है। तो इथेनॉल जो है, इथेनॉल तो कई लोग जो है ना, इथेनॉल अगर कहीं किसी लेबोरेटरी में रखा हुआ मिल गया तो पता चला इथेनॉल ही पी के टल्ली हो गए पड़े में, है ना, बस नशे में झूम गए। और तो मीथेनॉल है, मीथेनॉल वो होता है कि जो ड्रिंकिंग के लिए सेफ नहीं होता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मीथेनॉल मिला तो मीथेनॉल ही पी जाओ, तो उससे मर भी जाते हैं और अंधे भी हो जाते हैं। ऑप्टिक नर्व को परमानेंटली डैमेज कर देता है मीथेनॉल। ठीक है, तो अगला देखिएगा, लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर रॉकेट्स। तो लिक्विड हाइड्रोजन रॉकेट्स के फ्यूल के उसमें भी काम आता है। फिर यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बहुत कॉमन सा है, फॉर क्लीनिंग आयरन शीट्स बिफोर टिन प्लेटिंग और गैल्वेनाइजेशन, इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड्स सच एज अमोनियम क्लोराइड विच इज यूज्ड इन ड्राई सेल्स, इन द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन्स एंड कॉस्मेटिक्स, in textiles, dyeing and tanning industries, in making plastics like polyvinyl chloride। तो polyvinyl chloride जो प्लास्टिक है वो बनाने के भी काम आता है। ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद आगे चलते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इन द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। तो वॉशिंग सोडा को, अब जो वॉशिंग सोडा आप करेंगे ना, तो वॉशिंग सोडा से समझ लीजिए बेकिंग सोडा भी बड़े आराम से आप कर लोगे। अब सुनिएगा, पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है, कोई 2-3 रिएक्शन भी याद कर लिया ना, उससे भी आपका काम हो जाएगा। जैसे वॉशिंग सोडा है, तो वॉशिंग सोडा में क्या करा जाता है, कैसे बनेगा ये, हाँ जी, हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने बनाना सीखा NaOH। तो हम ये देख रहे हैं कि जो सोडियम क्लोराइड है, कॉमन सॉल्ट से हम क्या क्या बना सकते हैं। एक तो कास्टिक सोडा बना सकते हैं, NaOH कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम बना सकते हैं वॉशिंग सोडा, उसके अलावा बना सकते हैं बेकिंग सोडा। तो हमने वॉशिंग सोडा बनाना सीख रहे हैं कैसे। तो जो तुम्हारा जो कल का एग्जाम है ना, उसमें कोई भी चीज़ भूल जाना, रिएक्शन मत भूलना है ना। 3 रिएक्शन है, ये तो NaOH बनाने वाली ये रिएक्शन हो गई। दूसरी देखो, हाँ सॉल्ट नहीं है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन तो सॉल्ट्स में ही है। अच्छा, पूछ लिया और एसिड बेस पूरा है। ठीक है, प्रॉपर्टीज याद कर लेना।
7 प्रॉपर्टीज हैं, 8 एसिड की हैं और 7 बेसिस। हाँ वो तो है। उसी में से आ जाएगा। मैं अपनी गलती से केस स्टडी भेज दी थी हमारे को। वो केस स्टडी कर जाना। हाँ वही पेपर की भेज दी। कौन सी केस स्टडी है? पीएच की है। अच्छे से नहीं देख पाए डिलीट पर एग्रीमेंट से। 5 सेकंड में कर दिया था मैम ने। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पर तुमने क्या बताना कि वो डिलीट कर दिया। सही बात मैं बोला प्रैक्टिस में लेती है पढ़ ही रहा था। चलिए जी, NaCl और पीएच की 3 स्टेप आते हैं इसमें। NaCl NaCl प्लस NH3 प्लस H2 प्लस CO2। तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड में अगर हम अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इनको सबको मिक्स कर दें तो क्या बनेगा? NaCO3। तो उसका भी तो पेपर होगा अनन्या का। तैयारी कर रहे हैं? अच्छा, तो फोटो डाल रखी थी उसने कहीं, मेरे को लगा कहीं घूमने गई हुई है, बर्थडे कुछ पता नहीं। उसने डाली थी, उसकी मदर ने डाली थी फोटो को। कौन सा मॉल है वो ग्रेटर नोएडा में जहाँ वो चश्मा लगा कर वो देखते हैं? नहीं, वो कोई मॉल है वो जिसमें वो पानी को वो भी है। वेनिस मॉल। हाँ, मुझे लगा शायद वही की फोटो। अच्छा देखिए, तो ये जो NaCO3 है ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, अब ये देखिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको मिल गया। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करा, ये पहला स्टेप है इसमें। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल गया, अब इसको यहाँ से लिया और हीट कर दिया। इसको हीट कर दिया, तो हीट करने पर क्या मिलेगा? Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। Na2CO3 ये सोडा ऐश बोलते हैं इसको, सोडा ऐश। उसके बाद अब क्या करना है? अब Na2CO3 में 10 मॉलिक्यूल वाटर के ऐड कर देने हैं। अब सुन लेना जरा, यहाँ से Na2CO3 लिया, वाटर के 10 मॉलिक्यूल इसमें ऐड कर दिए। ये 10 के 10 मॉलिक्यूल ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, ऐसे लिखेंगे डॉट एन H2। ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। बता रहा हूँ अभी, Na2CO3 एक सॉलिड है, तो जैसे NaCl है ना, जैसे NaCl है और NaCl में हमने पानी घोल दिया है ना, तो NaCl जैसे यहाँ पर था NaCl प्लस H2 है ना, तो हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी। ठीक है, अच्छा अगर इलेक्ट्रिसिटी पास ना कराते तो क्या बन जाता? NaOH बन जाता, HCl बन जाता, ये हो जाता। अच्छा, और जब हमने NaCl प्लस H2 होगा, और वो कैसे करवाया था? मॉल्टन स्टेट में था। ये मॉल्टन स्टेट मतलब ये पिघला दिया था हमने, लिखा था ना मॉल्टन स्टेट, यानी कि ब्राइन बोल देते हैं उसको, जो मॉल्टन स्टेट आ जाती है इसकी। इतना गर्म करा, अब गर्म नहीं कर रहे नमक को, ऐसे ही ले लिया नमक और ऐसे ही पानी को घोल दिया, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाता है। नमकीन पानी सॉल्ट सॉल्यूशन वो बन जाता है। तो क्या उसका कोई फार्मूला है क्या? उसका कोई फार्मूला है क्या? नहीं, फार्मूला नहीं होता ना, सॉल्ट सॉल्यूशन का कोई फार्मूला नहीं होता, क्योंकि वो मिक्सचर है। ऐसे ही ये जो Na2CO3 है, इसमें 10 मॉलिक्यूल पानी के ऐड कर दिए, तो ये एक मिक्सचर तैयार हुआ है। तो इसमें क्या है कि इसमें Na2CO3 भी है और इसमें 10 मॉलिक्यूल वाटर के भी है। कुछ नई चीज़ नहीं बनी, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करा, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके हमारे पास वाटर बन गया। तो हाइड्रोजन जो थी गैस वो खत्म हुई है ना। हाइड्रोजन बड़ी लाइट गैस होती है, तो पानी पीते टाइम किसी को ऐसा लगता है कि बस मैं अब उड़ा और अब उड़ने वाला हूँ, नहीं ना। वो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी गायब हुई। ऑक्सीजन जो जला देती है, तो पानी पीते टाइम किसी को ऐसा नहीं लगता कि मैं जल रहा हूँ बस भस्म हो जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं लगता।
तो आप ये देखिएगा कि H2 और O2 दोनों की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है क्योंकि एक नया कंपाउंड बन गया वाटर। अब आपको वाटर महसूस होगा, बस पीते हुए आपको वाटर लगेगा। लेकिन जब आप नमकीन पानी पीते हैं, यानी कि आपने पानी लिया और पानी के अंदर नमक घोल दिया, तो इसका मतलब क्या है कि अब जो सॉल्ट था, सॉल्ट की जो प्रॉपर्टी थी ना तो वो खत्म हुई ना वाटर की प्रॉपर्टी खत्म हुई, तो मिक्सचर जो है वो दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। ऐसे वाटर को जो घुल जाता है और मिक्सचर बना देता है, ऐसे वाटर को बोल देते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। अब आप ये देखिएगा कि Na2CO3 इस चैप्टर में बिल्कुल लास्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन भी दे रखी है, अभी बता दूँगा कहाँ पर है। तो Na2CO3 डॉट 10H2O, तो इसका मतलब क्या है कि Na2CO3 मौजूद है सॉलिड फॉर्म में, लेकिन उसमें 10 मॉलिक्यूल जो है वो पानी के आपने मिक्स कर दिए। ठीक है, तो Na2CO3 थोड़ा सा ना गीला गीला सा हो गया बस। ठीक, तो इसी को क्या बोल देते हैं, इसी को बोल देते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बोल देते हैं, वॉशिंग सोडा। ठीक, तो देखिए 3 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप क्या है, NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक, तो इसमें आपने ये ऐड कर दिया, ये ऐड करके क्या बना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अभी इस पर भी आऊँगा, इसको अंडरलाइन क्यों करा बताऊँगा अभी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस NH4Cl। अब क्या करा, ये बन गया मेरे पास NH4Cl को अलग हटाओ, NaHCO3 उठा लिया यहाँ से, NaHCO3 को एक टेस्ट ट्यूब में डाला, चला दिया, उसको गर्म कर दिया। जब उसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, Na2CO3 बनेगा, CO2 और वाटर, वाटर को फिल्टर आउट करा, CO2 गैस है, इवेपोरेट हो गई, निकल गई बाहर, हमारे पास बचा Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 के साथ में 10 मॉलिक्यूल वाटर के मिक्स कर दिए, तो जो मिक्स करके जो बना दैट इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा, उसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं। ठीक है, इसमें ये जो डॉट 10H2O करके लिखा है मतलब 10 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मिक्स नहीं हो गए उसके साथ कि नया कंपाउंड बना दिया हो, तो 10 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्यों बोला जाता है कि वो ये सॉलिड है ना, इस सॉलिड को सॉलिड रहने देता है, बस उसको थोड़ा सा गीला बना देता है बस। ठीक है, लिक्विड नहीं हो गया। ठीक है, तो दिस दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब आगे देखिएगा, फिर दे रखी है प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। दूसरा, वॉशिंग सोडा इज वन ऑफ द फ्यू मेटल कार्बोनेट्स व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर। वॉशिंग सोडा वाटर में सॉल्युबल होता है, हमें पता है, पानी में घोल देते हैं उसको, फिर उसके बाद कपड़े भिगो देते हैं, ऊपर टिकिया वो रगड़ कर ब्रश रगड़ कर साफ कर देते हैं। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इज एल्कलाइन व्हिच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। वॉशिंग सोडा का जो सॉल्यूशन होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब ही क्या है कि वो एल्कलाइन बेसिक है। वॉशिंग सोडा है डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज और क्लीनिंग प्रॉपर्टीज, सो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग डिटर्जेंट्स। ठीक है, उसके बाद देखिएगा काफी आगे पहुंच गए। Uses of sodium carbonate, so it is used for cleaning, used as a cleansing agent for domestic purposes like washing clothes. It is used for removing permanent hardness of water. It is used in the manufacture of glass, soap and paper. It is used in the manufacture of sodium compounds such as borax. बोरेक्स क्या होता है, बोरेक्स से एक बोरिक पाउडर होता है, बोरिक पाउडर, बोरिक एसिड। हाँ, कहाँ यूज़ करते हैं, सुना है बस। कैरम बोर्ड खेला किसी ने, कैरम बोर्ड की एक छोटी सी डिब्बी आती है पाउडर की, तो उसमें पाउडर छिड़क देते हैं, तो उस पर आपने देखा होगा बारीक बारीक से क्रिस्टल्स होते हैं, वो पूरे उस पर फैल जाते हैं, और फिर हल्का सा आप स्ट्राइकर से स्ट्राइक करेंगे, गोटी लुढ़कती हुई जाती है। वो तो वैसे वाले पाउडर से नहीं होता है ना। हाँ, वैसे वाले पाउडर से हो जाता है, लेकिन वैसा वाला जो पाउडर होता है ना, वो उसको ख़राब कर देता है, उसका जो बोर्ड है उसको ख़राब कर देता है। चलिए जी, तो हाँ, बोरिक एसिड को डाल के खेला भी जा सकता है। हाँ, खेलते हैं भाई। वो देखा है ना, वो जो जब ओलंपिक कंपटीशन होता है, तो ओलंपिक में वो एक बराबर में बड़ा सा कटोरा रखा रहता है, तो वो वेट लिफ्टर आता है, वो पहले अपने दोनों हाथ उसमें डुबाता है, फिर वो सफ़ेद सा पाउडर होता है, उससे हाथों को ऐसे ऐसे करता है, तो उसमें ये होता है कि हाथ में कहीं से भी कुछ पसीना वगैरह अगर कुछ भी आ रहा है, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है पूरी तरीके से, अगर वो और फिर ग्रिप बन जाती है अच्छी। बॉडी के अंदर जाएगा तो कुछ बॉडी करेगा, हाथ तो करेगा। नहीं सर, बहुत से
अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात क्यों करूँ? कोई मतलब कोई शरीफ बच्चा कोई सवाल नहीं पूछ सकता। जमाना देखो कैसा हो गया। क्यों तूने कभी जो पाउडर लगाते हो सिर्फ नहीं मुझे कैसे बोलता है जो मैं बात नहीं। चलिए जी, अब अगला देखिएगा। अगला टॉपिक है हमारा बेकिंग सोडा। टेंशन ज़्यादा है क्या? आज ऐसे बैठी हुई ऐसे जब तक सिर्फ परसों के मन में बीच में ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे होंगे कि भगवान में शुरू से क्यों नहीं पड़ी। नहीं, ऐसा भी ख्याल आ रहा होगा कि भगवान बस कल का टेस्ट हो जाए, उसके बाद तो देख लूंगी मैं। चलिए जी, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज NaHCO3. It is also called sodium bicarbonate. It is sometimes added for faster cooking of food such as ग्राम चना, मतलब ये जो होते हैं ना छोले, छोले बनाने के काम होता है। NaHCO3, तो इसके लिए कुछ नया रिएक्शन नहीं करना है। जो 3 स्टेप हैं वॉशिंग सोडा के, उसमें जो ये पहला स्टेप है, बस यहीं पर मेरे को बेकिंग सोडा मिल गया। ठीक है, बेकिंग सोडा जो होता है ये इसका बेसिक बिहेवियर होता है, बेसिक नेचर होता है। तो बेसिक नेचर मतलब कड़वा होता है, समझ रहे हैं? ये कड़वा होता है, तो छोले हमें कड़वे क्यों नहीं लगते? ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब हम पानी में उबालते हैं तो सिर्फ ये उसको जल्दी फुला देता है, छोलों को जल्दी फुला देता है। नहीं तो ओवर द नाइट भिगोने पड़ते हैं छोले। अभी भी घर में जब छोले बनते होंगे तो मम्मी पहले रात में भिगो देती है छोले, फिर उसके बाद सुबह बनाती है उनको। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि मम्मी आज छोले खाने का मन कर रहा है, बना दो। मम्मी कहेंगे हाँ तूने भिगोए थे रात में, अभी बना दो छोले। तो रात में पहले भिगोना पड़ता है। चलिए जी, इट कंसिस्ट ऑफ वाइट क्रिस्टल्स विच आर स्पेयरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। तो बेकिंग सोडा में वाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं जो कि पानी में बड़ी मुश्किल से घुलते हैं। इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। इट्स सॉल्यूशन इन वाटर इज माइल्डली अल्कलीन। तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वाटर में वो माइल्डली मतलब बहुत माइल्ड बेस होता है, बहुत हल्का बेस होता है। बताओ तो? अच्छा, इसको खा सकते हैं ये बेकिंग सोडा है, इसको खा सकते हैं, इसको खा सकते हैं। आगे चलते हैं। एक्शन ऑफ हीट। व्हेन बेकिंग सोडा सॉल्यूशन इज हीटेड देन इट डिकम्पोजेस टू गिव सोडियम कार्बोनेट विद द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसमें भी कुछ नया नहीं करना रिएक्शन, ये तो ये करके देख रखा है हमने भाई। बेकिंग सोडा को जब हीट करते हैं तो सोडा ऐश मिल जाता है हमको, ठीक है ना? तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई इसकी बेकिंग सोडा की। सर जब उबालते हैं छोलों को तो ये सोडा ऐश बनता है? ये ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो हमने बेकिंग सोडा को सिर्फ हमने गर्म करा है ना। वहाँ पर हम क्या करते हैं कि बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा छोले होते हैं, छोलों में पानी भी डाल रखा होता है, तो बेकिंग सोडा जो है वो पानी में भी मिक्स हो जाता है। और फिर जो है वो क्या करता है, वो छोलों के जो पोर्स होते हैं ना, जो ये जो चना होता है इसके जो पोर्स होते हैं, इनके पोर्स को जल्दी खोल देता है। तो जब उसके पोर्स जल्दी खुल जाते हैं तो वो वाटर जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो फिर वो फूल के मोटे हो जाते हैं। ये होता है, उस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट कर देता है। ठीक है, चलिए जी, उसके बाद देखेंगे यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। इट इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टमक। अगर कभी एसिडिटी हो गई हो, पेट में जलन हो रही हो और ईनो ना मिले तो बेकिंग सोडा घर में जरूर रखा होगा, है ना। बेकिंग सोडा लेकर और आँख बंद करके मुंह में डाल के बस पानी पी जाना, नहीं तो इतना कड़वा होता है कि उल्टी हो जाएगी। तो एकदम से मुंह के अंदर डालना और पानी से पी जाना बस फटाफट। तो उससे क्या होगा कि जो जलन हो रही होगी पेट को तुरंत शांत हो जाएगी, क्योंकि बहुत अच्छा बेस होता है, तो एसिड को बेस न्यूट्रलाइज कर देता है। हम आगे चलते हैं। हाँ वही, ऐसे मत देखो। हाँ, एक सवाल क्या पूछ लिया बस। बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, used in making cakes, bread, etc. Baking powder is a mixture of baking soda and a mild edible acid such as tartaric acid. Tartaric acid कहाँ मिलता है? Tartaric acid कहाँ मिलता है? टमाटो में? नहीं सर, टमाटो में। किसमें? इमली में। ठीक है, टार्टारिक एसिड मिलेगा टैमरिंड में, इमली में मिलेगा। ठीक है, टमाटो में क्या मिलता है? कौन सा एसिड होता है? टमाटो तो खाया जाता है। अरे क्या अभी तुमने लाइट भी भगवा दी क्रिश।
ये सुपर नेचुरल पावर्स जो है ना तुम्हारी, ये बुरा मान के लाइट भगा दी इसमें। चलिए देखो ऐसा होता है कि अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है NaHCO3 की, जो ये आपका बेकिंग सोडा है। ये बेकिंग सोडा जब चने को फुला देता है तो ये किसी और चीज़ को भी फुला सकता है। हमने ये कहा कि जब ब्रेड बनाई जाती है या फिर जब पेस्ट्रीज बनाई जाती है, जब केक बनाया जाता है, तब क्या करते हैं कि मैदा लिया, मैदे को गूंद लिया जैसे आटा गूंदते हैं। आटा गूंदने के बाद में फिर उसको बेला, और बेलने के बाद में अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालकर और फिर उसको ओवन में रख दोगे तो वो ऐसे फूल जाएगा। मतलब पिज़्ज़ा का बेस ऐसे ही बनाया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है उसमें प्रॉब्लम ये है कि ये कड़वा होता है, तो पिज़्ज़ा को कड़वा बना देगा। खाएगा कौन फिर उसको? ये कड़वा पिज़्ज़ा खाने कौन आता है? तो फिर उसको कड़वापन से बचाने के लिए क्या किया जाता है कि उसके अंदर बेस है ना, तो अच्छा जो बेस है, मुझे लगा यहाँ कोई गाने का मतलब गानों की आवाज़ बाहर से आ रही है। तो जो बेस है, बेस की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि वो कड़वा होता है, और एसिड की प्रॉपर्टी है कि वो खट्टा होता है। तो थोड़ा सा टार्टारिक एसिड लिया, टार्टारिक एसिड नहीं मिला तो इमली की चटनी आती है वो ले ली, और इमली की चटनी मिक्स कर दी बेकिंग सोडा में। बेकिंग सोडा में मिक्स करी, बेकिंग सोडा जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया। अब उसका जो कड़वापन है वो खत्म हो गया, एसिड ने उसको उसके कड़वेपन को खत्म कर दिया, और अब वो उसको फुला देता है। अब जो ब्रेड बनेगी, जो केक बनेगा है ना, या जो पिज़्ज़ा बनेगा, अब उसमें कड़वापन बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि अब वो न्यूट्रल हो चुका है। चलो फुलाएगा तो उसकी तो मतलब क्या चीज़ प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगी ना? क्या उसकी तो प्रॉपर्टीज ही न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। वो प्रॉपर्टीज वो डाला इस तरीके से जाता है कि पहले बेकिंग सोडा डाल दिया, और बेकिंग सोडा जैसे ही डालते हो, जैसे उसके पोर खोलता है ना, मतलब जैसे वो फूलना शुरू होता है, तब उसके ऊपर टार्टारिक एसिड डाल देता है। फूलने के बाद होता है ये, तो तब उसके ऊपर टार्टारिक एसिड डाल देते हैं ताकि उसका खट्टापन खत्म हो जाए। ठीक है, तो वो जो चीज़ है उसको क्या करा गया कि भाई जब बेकिंग सोडा है तो ये प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा हो गया, तो फिर लोगों ने क्या करा कि भाई कोई ऐसी चीज़ बनाओ जिससे कि इसकी ज़रूरत ही खत्म हो जाए। तो उन्होंने कहा कि पहले ही कर लो इस काम को। तो क्या करा कि NaHCO3 में, ये जो NaHCO3 है यानी कि जो बेकिंग सोडा है, इसमें H+ आयंस मिक्स कर दिए। H+ आयंस कहाँ से लेंगे? किसी भी एसिड में से। ऑब्वियस सी बात है कि एसिड वही वाला लेंगे ना जो ईटेबल हो, इसमें HCl थोड़ी डाल देंगे। ठीक, तो H+ डाल दिया यहाँ पर। फ्रॉम, आप डिक्टेशन में देखिए लिखा हुआ है फ्रॉम टार्टारिक एसिड। टार्टारिक एसिड इस वजह से क्योंकि इमली जो है वो खाई जा सकती है। NaHCO की जगह वो भी तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं फुलाने के लिए, जैसे ईनो होता है, तो उसमें तो खुद यही होगा ना, उसमें तो ये होता ही है। मदद करिए इसका मतलब घर पे मम्मी की तुमने बनाने केक में इनो भी डाल सकते हैं। केक में लोग डालते हैं इनो, केक में डालते हैं, वो होता है ना वो जो गुजराती डिश होती है, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, ढोकला। ढोकला में भी बनाने में लोग इनो डालते हैं। तो ये Na+ CO2 और H2O, ठीक है, तो ये बन जाता है। और इसको क्या कहते हैं? बेकिंग पाउडर। तो देखिए लिखा हुआ है ऊपर बेकिंग पाउडर, रिएक्शन के ऊपर लिखा हुआ है, एक लाइन है, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टारिक एसिड। तो बेकिंग सोडा और एक माइल्ड एडिबल एसिड, एडिबल एसिड मतलब ईटेबल एसिड, तो उसका जो मिक्सचर है उसको ही हम बेकिंग पाउडर बोलते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड गेट्स ट्रैप्ड इन द वेट डफ, it bubbles out slowly making the cake or bread to rise and become soft and spongy। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब प्रोड्यूस होती है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रॉपर्टी क्या है कि जब ये प्रोड्यूस हुई तो प्रोड्यूस होते ही ये इवेपोरेट होना शुरू करती है, ऊपर उड़ना शुरू करती है। लेकिन इसको जो वो आटा है, आटे में फंस जाती है ये गैस, तो ये निकल नहीं पाती। लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी है, ऊपर उठेगी। तो जब ऊपर उठती है, ऊपर उठने से होता क्या है, वो जो पिज़्ज़ा का पतला सा बेस था वो फूल कर इतना मोटा हो जाता है, जो ब्रेड का पतला सा बेस था वो फूल कर इतना मोटा हो जाता है, ब्रेड बन जाती है, केक बन जाता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली उसको ऐसे फुलाती है क्योंकि वो ऊपर इवेपोरेट होना चाहती है। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। If only baking soda is used in making cake or bread, then sodium carbonate formed from it by the action of heat will give it a bitter taste to cake or bread।
The advantage of using baking powder is that tartaric acid present in it can react with any sodium carbonate formed and neutralize it. तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है ना, जो भी टार्टारिक एसिड है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसका कड़वापन खत्म कर देता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, तो इसको फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करा जाता है। ठीक है जी, इतना कर लीजिए। ब्लीचिंग पाउडर बाद में कराऊंगा। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है ना बेटा, इसकी डेफिनेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन पेज नंबर 39 पर दे रखी है। बस पहला जो पैराग्राफ है पेज नंबर 39 और ये लास्ट पेज है इस चैप्टर का, है ना। जो पहला वाला पैराग्राफ है बस उतना कर देना। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रिएक्शन के नाम पर ये तीसरा स्टेप बता देना इसका, कि वॉशिंग सोडा बनाने में जो 10 मॉलिक्यूल्स हैं, दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो एक पैराग्राफ वो और एक की रिएक्शन, बस इतना कर देना इसको। ठीक है जी, बाकी कर लेते हैं आपसे। स्कूल किस किस के गुड़े हैं? तो तुम्हारे छबिंदास वालों के और सर मंडे स्कूल जाएंगे। तुम्हारा रायन है ना? सर मेरे को मंडे सर मंडे